मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। और बच्चों इस समय हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 बायो का जो सेकंड चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अभी तक हम लोग 2 लेक्चर्स लगा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का और किंगडम मोनेरा, इसको हम लोग ने कंप्लीट किया था, राइट। और जो हमारा सेकंड चैप्टर था बच्चों, अर्थात हमारा जो सेकंड लेक्चर था, उसमें हम लोग ने किंगडम मोनेरा और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे उसको हम लोग ने कंप्लीट किया था। और ये हमारा है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। और इसके बाद का जो होगा लेक्चर नंबर 4, उसमें फिर प्रोटिस्टा से रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूं कि हमारा जो स्टाइल क्या है, स्टडी करने का स्टाइल ये है कि एनसीईआरटी के हम लोग चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं और जब भी किसी चैप्टर को उठाते हैं तो सपोज दैट हमने उसके 3 पैराग्राफ को अगर हमने कंप्लीट किया है तो उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें उन 3 पैराग्राफ से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको कराऊंगा, जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे और जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी 100 से 200% हो जाएगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक जो आप करते हैं उसी से हम सभी को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से, क्योंकि किंगडम मोनेरा को हम लोग पढ़ चुके हैं। और मोनेरा में मैंने आपको बताया था इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं, जिसमें हमने बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हम लोग ने स्टडी करी थी और माइकोप्लाज्मा भी लास्ट में देखा था। तो अब हम लोगों को स्टार्ट क्या करना है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए बच्चों हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। यस, तो अब आप देखिए आपके सामने जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11 की बायो की, उसका यूनिट फर्स्ट का जो क्लास जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम लोग किंगडम मोनेरा के बाद अब पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं उसमें एक कॉमन चीज क्या मिलेगी कि सभी यूनिसेलुलर होंगे, अर्थात सिंगल सेल्ड होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहती है कि सभी के सभी मेंबर यूकैरियोट्स होंगे। इसके पहले आपने देखा था मोनेरा में कि जितने भी मेंबर थे किंगडम मोनेरा के, सभी के सभी मेंबर्स प्रोकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे। लेकिन यहां पर आप एक चीज एक्स्ट्रा क्या देख रहे हैं, जब किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा की ओर जाएंगे तो इवोल्यूशन के क्रम में यहां पर जो सेल मिल रहे हैं यूनिसेलुलर मिल रहे हैं और यूकैरियोटिक मिल रहे हैं, ओके। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल और यूकैरियोटिक होते हैं बच्चों, उन सभी को हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात यहां पर देखने को मिलेगी कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है, यहां पर प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सिंपल सा है कि जब आप इसके मेंबर्स को देखेंगे तो सारे मेंबर्स को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 5 कैटेगरीज क्या है तो जरा इसको आप समझ लीजिए। 5 कैटेगरीज हैं, इसमें जो 5 कैटेगरीज को जो मेंबर है, तो पहला मेंबर्स जो आते हैं जिसके ग्रुप को हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम क्राइसोफाइट्स। सेकंड जो हमारा ग्रुप है ये आता है हमारा डाइनोफ्लैजलेट। क्या आता है ये? डाइनोफ्लैजलेट। और जो थर्ड आता है वो आता है हमारा यूग्लिनॉइड्स। फोर्थ जो आता है वो आता है हमारा सैप्रोफिटिक, जिसमें आता है हमारे स्लाइम मोल्ड्स। और जो पांचवा आता है बच्चों ये आता है हमारा प्रोटोजोअन। तो ये जो 5 ग्रुप हैं जो आप देख रहे हैं क्राइसोफाइट से लेके कहां तक आप देख रहे हैं, प्रोटोजोअन तक। तो ये जितने भी सारे हैं बच्चों ये सब किसके मेंबर्स हैं, ये किसके ग्रुप हैं? ये हैं हमारे क्राइसोफाइट्स।
तो ये सब हमारे कौन से प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। तो प्रोटिस्टा को अगर आप देखें कि ये जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है, इसको हम तीन, ये जितने भी मेंबर हैं क्लासेस हैं, इसको हम तीन में कैटेगराइज करते हैं। यहां पर देखिए क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनाइट्स, ये तीनों ऐसे कैटेगरी हैं, इनके सारे के सारे मेंबर बच्चों ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं, अर्थात ये कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनाइट्स। तो ये फीचर किसका है, ये फीचर निश्चित रूप से बच्चों किसका है, प्लांट का है। अब जरा दूसरी कैटेगरी देखिए, ये जो स्लाइम मोड्स हैं, ये स्लाइम मोड्स का अगर हम न्यूट्रिशन देखें बच्चों, तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक जो नेचर है वो किसका आपको मिलता है, वो मिलता है फंगी का। और तीसरा अगर आप देखेंगे, ये जो प्रोटोजोअन है, ये कैसे होते हैं, ये होलोजोइक होते हैं। ये आपको मिलेंगे होलोजोइक या आपको मिलेंगे ये पैरासाइट। और ये होलोजोइक और पैरासाइट जो नेचर है बच्चों, वो नेचर होता है किसका, एनिमल का। तो फाइनली आप देखें कि ये जो एनसीईआरटी में कहा गया है कि प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, उसके पीछे रीजन यही है कि यहां पर कुछ ग्रुप्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, प्लांट का नेचर मिल रहा है, यहाँ पर फंगी का नेचर मिल रहा है, यहाँ पर एनिमल का नेचर मिल रहा है। इसी की वजह से बोला जाता है कि प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए जरा अपने पॉइंट्स पे पहुंचते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि प्रोटिस्टा की आपको वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी, प्रोटिस्टा की आपको वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी। जैसे अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा भी आपको मिल रहे हैं। यस, आपको इसमें प्लांट वाले नेचर्स को लिए हुए प्रोटिस्टन भी मिल रहे हैं, कुछ आपको एनिमल नेचर लिए वाले प्रोटिस्टन मिल रहे हैं। तो प्रोटिस्टा में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, पहला आपका क्राइसोफाइट्स इंक्लूड किया गया है, दूसरा डायनोफ्लैजेलेट, तीसरा यूग्लिनाइट्स। अब ये तीनों क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। फोर्थ हमारा स्लाइम मोड्स है, ये किसका नेचर है, सैप्रोफिटिक का और फंगी जैसा इसका नेचर है। और पांचवा आता है हमारा प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन्स कैसे हैं, होलोजोइक है, पैरासिटिक भी है। तो ये सब के सब क्या है, प्रोटिस्टियन है, मतलब प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबके अलग अलग नेचर्स मिल रहे हैं, तीन का अलग नेचर है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसी वजह से कहा जाता है कि प्रोटिस्टा में आपको वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं मिलेगी। जो मेंबर है प्रोटिस्टा के, ये प्राइमरली एक्वेटिक है, मतलब ये आपको कहां मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे। वो मैरीन वाटर भी हो सकता है और वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में जो किंगडम है एक लिंक है किसके बीच में, ये लिंक है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। अगर हम बात करें लिंक किसके बीच में है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। यूकैरियोट्स में कैसे, यूकैरियोटिक प्लांट्स और यूकैरियोटिक एनिमल्स और फंगी के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने क्या बताया कि देखो, एक तरफ आप रख लीजिए किसको, प्रोकैरियोट्स को, एक तरफ आप रख लीजिए प्रोकैरियोट्स को, बीच में आप रखिए प्रोटिस्टा को। तो प्रोटिस्टा में आपको तीन तरीके के यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। सैप्रोफिटिक में आपको जो स्लाइम मोड्स है, फंगी वाला कैरेक्टर्स मिल रहा है। प्लांट वाला कैरेक्टर्स आपको कहां मिल रहा है, आपको मिल रहा है क्राइसोफाइट्स में, डायनोफ्लैजेलेट में और यूग्लिनाइट्स में। और एनिमल वाला जो आपको कैरेक्टर्स कहां मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको प्रोटोजोन में। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा है वो प्रोकैरियोट्स और फंगी, प्लांट और एनिमल्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा है। मतलब प्रोटिस्टा में आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं जो आपको फंगी, प्लांट और प्रोटोजोन में भी देखने को मिलते हैं। फंगी, प्लांट और एनिमल भी देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि चूंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं, कैसे हैं, यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर है, इसलिए इसकी सेल में वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिल रही थी। मतलब आपको यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, यस, आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, यस,
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अर्थात जो प्रोटिस्टियन है इनकी सेल बॉडी में आपको क्या मिल रहा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिल रहा है और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। इनके कुछ मेंबर में आपको फ्लैजला या सीलिया मिलेंगी, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली क्या है कि देखो फ्लैजला और सीलिया तो आपको कहां मिल रहे थे, मोनेरा में, मतलब प्रोकैरियोट्स में भी मिल रहे थे। लेकिन मोनेरा के फ्लैजला और प्रोटिस्टा के फ्लैजला में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि प्रोटिस्टा के फ्लैजला में जो प्रोटीन होती है, दोनों प्रोटीन की बनी होती है, तो इसकी फ्लैजला में जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी होती है, ट्यूबुलिन। जबकि प्रोकैरियोट्स की जो फ्लैजला थी अर्थात मोनेरा में, वहां की फ्लैजला जो बनी हुई थी वो बनी हुई थी फ्लैजलिन प्रोटीन से। किसकी बनी हुई थी बच्चों, वो बनी हुई थी फ्लैजलिन प्रोटीन से। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अर्थात केमिकल कंपोजिशन में। तो जहां पर मोनेरा में फ्लैजला किसकी थी, फ्लैजलिन की, वहीं यहां पर फ्लैजला कैसी है, ट्यूबुलिन की है प्रोटिस्टा में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सीलिया दोनों में काम है, मोनेरा में भी सीलिया थे और आपको प्रोटिस्टा में भी सीलिया देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। अर्थात अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है तो यहां पर आपको जाइगोट का भी फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होगा। मतलब चूंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो यहां पर आपको सेल डिवीजन के रूप में इनकी बॉडी में माइटोसिस भी मिलेगा और अगर गैमीट बन रहे हैं तो आपको मियोसिस भी देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप मोनेरा से कंपैरिजन करेंगे तो आप देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई हैं। जहां मोनेरा में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिल रहा था, यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिल रहा है। जहां मोनेरा में आपको प्रॉपर बाउंड जो सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिल रहे थे, वो यहां पर मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां की जो सेल है वो कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है। अब हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरू के जो 3 ग्रुप है इसके, जिसमें हमने क्राइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजलेट हैं और यूग्लिनाइट्स हैं। ये तीनों कैसे हैं, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब ये अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन बाद में जब ये 3 ग्रुप हम खत्म करेंगे तो तीनों ग्रुप का एक कंपैरिजन भी करेंगे। जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊं, जैसे क्राइसोफाइट्स हैं, ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। जबकि आप जब डाइनोफ्लैजलेट्स में जाएंगे तो वो सिर्फ आपको मैरीन मिलेंगे, लेकिन यूग्लिनाइट्स में जाएंगे तो वो आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। तो हमें जो मुख्यतः बात करनी है वो इनके हैबिटेट्स की बात करनी है, इनके सेल स्ट्रक्चर्स की बात करनी है, इसमें कैसा पिगमेंट है इसकी बात करनी है, फिर हमें बात करनी है कि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है और रिप्रोडक्शन कैसा होता है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए एनसीईआरटी क्या कहती है क्राइसोफाइट्स के बारे में, जो कि पहला ग्रुप है यस किंगडम प्रोटिस्टा का, इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। चलिए सबसे पहले अगर हम क्राइसोफाइट्स की बात करें बच्चों, तो क्राइसोफाइट्स के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि इसके जो मेंबर हैं, 2 मेंबर्स का नाम इन्होंने लिया है। इसमें डाई एटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आती है जिसको बोलते हैं डेस्माइट्स। यहां पर एक पॉइंट्स क्लियर कर देना जरूरी है कि ये जो हम क्राइसोफाइट्स पढ़ रहे हैं इसमें जो डिस्क्रिप्शन मुख्यतः पढ़ेंगे वो डाई एटम्स का पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में गोल्डन एल्गी अर्थात डेस्माइट्स के बारे में कुछ भी या ज्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हमें जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़ना है वो पढ़ना है डाई एटम्स के बारे में। क्या कहती है एनसीईआरटी, जरा आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जो क्राइसोफाइट्स हैं वो आपको फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में देखने को मिलेंगे क्राइसोफाइट्स में। लेकिन जब आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे डाइनोफ्लैजलेट में, तो वहां पर सारे के सारे मेंबर्स कैसे होंगे, सारे के सारे मेंबर्स वहां पर मैरीन होंगे। और हम बात कर रहे हैं क्राइसोफाइट्स की, तो क्राइसोफाइट दोनों जगह मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं और मैरीन इन्वायरमेंट में भी मिल रहे हैं। इसके अलावा चूंकि ये यूनिसेलुलर है तो ये आप नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये पानी में पैसिवली वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हैं, मतलब बहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि क्राइसोफाइट्स में आपको कोई भी फ्लैजला देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर फ्लैजला नहीं मिल रही है तो ये अपने अनुसार तो फ्लोटिंग कर नहीं सकते कि अगर वाटर यहां से आ रहा है तो इसके अगेंस्ट फ्लोटिंग कर जाए, नो।
इसके लिए क्या चाहिए, एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, फ्लैजला चाहिए, जो कि फ्लैजला यहां पर एब्सेंट है। इसलिए क्राइसोफाइट्स के जो मेंबर्स हैं वो पैसिवली वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं, जिधर पानी बह रहा है उधर वो भी अपना बह जाएंगे। क्लियर है? और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लांक्टन्स। क्या बोलते हैं इनको, प्लांक्टन्स बोलते हैं। इनमें से कह रहा है कि अधिकतर जो इसके मेंबर हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, किसके, क्राइसोफाइट्स के, चाहे वो डेस्माइट्स हो या वो आपका डाइएटम्स हो। अब डाइएटम्स के बारे में क्या कह रहा है क्राइसोफाइट, डाइएटम्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है कि डाइएटम्स अगर आप देखेंगे बच्चों तो इनकी जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है इसमें दो पतली ओवरलैपिंग की सेल्स होती है। जैसे एक सेल ये हो गई और दूसरी सेल बच्चों ये हो गई। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ साबुन रखी जाती है ना, ऊपर से साबुन रखी जाती है नीचे वाले में, ऊपर से कैप लगा दिया जाता है, तो वैसे ही आपको दिख रहा है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि भाई जब आप इसकी सेल वॉल देखेंगे तो आपकी पतली ओवरलैपिंग सेल्स आपको देखने को मिलेगी, जो कैसी लगेगी, जैसे एक साबुन जिसमें रखी जाती है सोप बॉक्स जैसी मिलेगी। और इसकी जो वॉल्स हैं, इसके वॉल्स में आपको सिलिका एम्बेडेड रहती है। क्या एम्बेडेड रहती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें होती है सिलिका। क्या होती है ये होती है सिलिका, ये होती है सिलिका, सिलिका होती है। इसलिए इसकी जो वॉल है बच्चों वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। अब एक पॉइंट आता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है कि सिलिका चूंकि इसकी सेल वॉल में है, इसलिए कोई भी एंजाइम इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से चूंकि इनडाइजेस्टेड मतलब अनडाइजेस्टेड होती है, इसीलिए क्या होता है कि धीरे धीरे जब इनकी मृत्यु होती है तो ये जो सिलिका वाली सेल्स हैं ओशियन में नीचे उसकी तली में बैठती चली जाती है, जिसकी वजह से वहां पर ये डाइएटमियस अर्थ बना देती है। यही एनसीईआरटी आगे क्या कह रही है कि जो डाइएटम्स हैं जब ये मर जाते हैं तो अपने पीछे छोड़ देते हैं बहुत बड़ी मात्रा में किसको, सेल वॉल को। और ये सेल वॉल धीरे धीरे जहां ये रह रही हैं हैबिटेट्स में, वहां पर धीरे धीरे डिपॉजिट्स हो जाते हैं और धीरे धीरे जब इनका एक्यूमुलेशन होता है, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, कहां पर, बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, तो वहां पर एक डाइएटमियस अर्थ बन जाती है। और जहां पर बहुत सारे ये सिलिका के सेल्स बिछ जाते हैं, बिलियन साल लगते हैं इसमें, तो वहां पर बन जाती है डाइएटमियस अर्थ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहा है एनसीईआरटी, कहती है चूंकि ये ग्रिटी होते हैं नेचर में, ग्रिटी का मतलब होता है खुरदुरा, क्योंकि खुरदुरे होते हैं जिसकी वजह से इसको हम पॉलिश, किसी चीज की पॉलिश करने में हम इसका यूज करते हैं। भाई आप देखिए अगर कोई खुरदुरी चीज है उससे अगर आप पॉलिश करेंगे तो उसमें निखार आ जाएगा, तो पॉलिशिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, पॉलिश करने में। इसके अलावा ऑयल्स और सिरप के फिल्ट्रेशन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में इसका यूज होता है। इसके अलावा ये जो लाइन लिखी हुई है, लाइन नीट में पूछी गई थी, डाइएटम्सी ऐसा ग्रुप है जो कि चीफ का मतलब मुख्य प्रोड्यूसर्स होते हैं इन द ओशियन में। जैसा आपको पता है प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्सरी कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और प्रोड्यूसर्स में ही प्राइमरी कंज्यूमर इस पे फूड चेन के लिए इस पर निर्भर होते हैं। तो जो चीफ मेन जो प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में बच्चों, वो डाइएटम्स ही हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हर्बिवोर्स होते हैं वो इन्हीं को, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मुख्यतः इन्हीं डाइएटम्स को खाते हैं। तो डाइएटम्स क्या हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑन द ओशियंस में। तो फाइनली हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स के बारे में क्या समझा, पहला हमने ये समझा कि क्राइसोफाइट्स आपको फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों में मिलेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तीसरा ये कह रहा है कि वाटर करंट के साथ ये पैसिवली मूव करते हैं क्योंकि फ्लैशला नहीं होता। चौथा पॉइंट्स कह रहा है इनकी जो सेल वॉल होती है ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं। और पांचवा पॉइंट्स कह रहा है इनकी जो सेल वॉल में है सिलिका देखने को मिलेगी। छठवां पॉइंट क्या कह रहा है कि सिलिका चूंकि इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, इसकी वजह से जहां पर ये रहते हैं नीचे बैठ जाते हैं और बिलियन ऑफ ईयर्स में एक डाइएटमियस अर्थ बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में
कि ये इसमें पॉलिसिंग में हम इसका यूज करते हैं, ऑयल्स और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, और डाई आइटम्स क्या है, वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में। तो इस तरीके से हम लोग ने क्राइसोफाइट्स को क्लियर किया। और अब आते हैं प्रोटिस्टा का जो सेकंड ग्रुप है वो कौन सा है बच्चों, वो है हमारा डायनोफ्लैजेलेट्स। तो चलिए डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, और देखिए डायनोफ्लैजेलेट का एक मेंबर है, उसका यहां पर आपको प्रॉपर फिगर दिया गया है। और डाइनो का मतलब होता है, डाई का मतलब दो, अर्थात जिसके मेंबर में दो फ्लैजेला होंगी वो आएंगे डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर, लेकिन शर्त क्या होगी, वो यूनिसेलुलर हो और यूकैरियोटिक हो। फिर से मैं बता दूं, डायनोफ्लैजेलेट्स में वो मेंबर आएंगे जो यूनिसेलुलर हैं और उनके बॉडी में दो फ्लैजेला आपको देखने को मिले। ठीक है, जैसे आप देखिए यहां पर एक और दूसरी फ्लैजेला आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां पर देखिए दो फ्लैजेला देखने को मिल रही है। चलिए अब जरा हम डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है जरा इसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जो डायनोफ्लैजेलेट्स के जो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली कैसे हैं, मैरीन है। मैंने यही बताया था ना, जबकि आपने अभी क्राइसोफाइट्स में क्या पढ़ा, वहां पर मैरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है, लेकिन यहां पर मोस्टली क्या है, मैरीन है और ये फोटोसिंथेटिक है। तो फोटोसिंथेटिक तो तीनों ग्रुप हैं, क्राइसोफाइट्स भी, डायनोफ्लैजेलेट्स भी और यूग्लिनाइट्स भी। तो ये कैसे है, फोटोसिंथेटिक है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टेड चीज यहां पर मिलेगी, इनका जो बॉडी कलर है बच्चों, बॉडी कलर कहीं पर येलो मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, ब्लू या रेड मिलेगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर पिगमेंट्स कैसा है, पिगमेंट्स कहता है। तो जैसा पिगमेंट्स होगा वैसे इनकी बॉडी का कलर देखने को मिलेगा। तो सेल के अंदर कैसा पिगमेंट है, जैसे अगर सिंपल सी बात करें, अगर रेड कलर है तो उसके पीछे क्या होगा, फाइकोएरिथ्रिन होगा। फाइकोएरिथ्रिन की वजह से क्या आएगा, कलर रेड आ जाएगा। अगर ब्लू है तो क्या होगा, फाइकोसाइनिन होगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग कलर के भी आपको देखने को मिलते हैं। इनकी जो सेल वॉल है इसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होता है इनके आउटर सरफेस में। अगर हम बात करें जैसे ये सेल वॉल है तो इसकी जो आउटर सरफेस है यहां पर आपको सेलुलोजिक प्लेट इस तरीके से देखने को मिलेगी, जबकि डाइनो वहां पर क्राइसोफाइट्स में क्या मिल रही थी, सिलिका देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो स्टिफ सेलुलोज की प्लेट मिलेगी कहां पर, सेल वॉल की आउटर सरफेस में, मतलब बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। इनमें से जितने भी मेंबर हैं उसमें आपको दो फ्लैजेला देखने को मिलेगा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होगी और दूसरी ट्रांसवर्स होगी। ट्रांसवर्स का मतलब एक जैसे आपको इस तरीके की मिलेगी और दूसरा आपकी लॉन्गिट्यूडनल मिलेगी। तो दो फ्लैजेला आपको देखने को मिलेगी और ये कहां पर होंगी, वॉल प्लेट्स के बीच में। जो फर्रो आपको देखने को मिल रहा है ये फर्रो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अधिकतर ये जो डायनोफ्लैजेलेट हैं अधिकतर आपको रेड वाले मिल जाएंगे अधिकतर देखने के लिए, रेड डायनोफ्लैजेलेट। और जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों गॉनी ऑलेक्स। क्या एग्जांपल है इसका, गॉनी ऑलेक्स। और ये गॉनी ऑलेक्स कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो बहुत तेजी से डिवाइड होता है, रैपिड इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अर्थात कुछ ही समय में इसके लाखों करोड़ों और अरबों इनके ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। और जहां पर ये पानी की सतह में ऊपर होते हैं बिल्कुल रेड रेड पूरा अपीयरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल रेड टाइड्स जैसा अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब समुद्र का पानी ऊपर कैसे दिखेगा, रेड रेड आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर भी हैं बच्चों जो टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन ऐसा होता है जो दूसरे मैरीन एनिमल्स को किल कर सकता है। इवन जैसे मछलियां हैं उनको किल कर देगा। इवन अगर इस इनके कुछ मेंबर जो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं अगर ह्यूमन उसको ले लेता है, इनटेक कर लेता है, तो पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैरालिसिस हो सकता है। इस तरीके का टॉक्सिन यहां पर देखने को मिलता है। तो फाइनली हम लोगों ने डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हम लोग ने क्या क्या स्टडी करी। पहली स्टडी तो हमने ये करी कि जो डायनोफ्लैजेलेट का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दो, फ्लैजेला का मतलब दो फ्लैजेला आपको देखने को मिलेंगे। एक फ्लैजेला आपको ट्रांसवर्स मिलेगा और एक आपको लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा, पहली चीज। सेकंड हमने देखा कि एक्सक्लूसिवली कैसे हैं, ये मैरीन है। तीसरा, कई कलर्स के आपको डायनोफ्लैजेलेट्स मिलेंगे, उनका कलर इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर पिगमेंट कैसा है। चौथा पॉइंट्स आपने क्या देखा, चौथा पॉइंट्स आपने देखा कि ये जो आपके फ्लैजेला हैं ये फरो के बीच में आपको देखने को, दो प्लेट्स के बीच में देखने को मिलते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो गॉनी ऑलेक्स है और ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने देखे और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि इसके कुछ मेंबर टॉक्सिन को रिलीज करते हैं जो फिश को भी किल कर सकती है। इसके अलावा अगर ह्यूमन इसको इनटेक करता है तो उसको पैरालाइज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट्स की जो दो मेंबर्स हैं बच्चों, इसके बारे में देखो यहाँ पर प्रॉपर ये इसके फिगर दिखाए गए हैं। ये तो आपका स्लाइड मोड्स हो जाएगा। ये आपका पैरामीशियम है, तो पहला डायनोफ्लैजेलेट है, ये आपको दिखाया गया है। ये हमारा डायनोफ्लैजेलेट का मेंबर जो आपको ये यहां पर दिख रहा है। चलिए, डायनोफ्लैजेलेट्स को हम लोग ने स्टडी कर लिया बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं यूग्लिनाइड्स में। एक चीज याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनाइड तीनों फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। तो अगर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है तो एक चीज आपको कॉमन क्या मिलेगी, क्योंकि ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें जो पिगमेंट्स आपको कॉमन मिलेगा बच्चों वो मिलेगा क्लोरोफिल ए। अर्थात क्लोरोफिल ए तीनों में कॉमन है, चाहे वो क्राइसोफाइट्स हैं, चाहे वो डायनोफ्लैजेलेट हैं, चाहे वो यूग्लिनाइड्स हैं। पहली चीज। सेकंड, अगर आप देखें, अब यूग्लिनाइड्स के बारे में कुछ बात करते हैं। मैंने क्या बताया कि जितने भी यूग्लिनाइड्स हैं वो मेजॉरिटी कैसे हैं, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। क्राइसोफाइट्स कैसे थे, मैरीन और फ्रेश थे। आपने डायनोफ्लैजेलेट देखा, वो एक्सक्लूसिवली मैरीन थे। और यूग्लिनाइड्स आप देख रहे हैं कैसे हैं, फ्रेश वाटर में, आपको मीठे जल में आपको देखने को मिलेंगे। यस, और कहां मिलेंगे, ऐसे वाटर में मिलेंगे जो रुका हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर है, जैसे पॉन्ड होता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इनकी अगर हम सेल वॉल की बात करें, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल तो इसमें होती ही नहीं है। सेल वॉल की जगह इसमें प्रोटीन की एक फ्लेक्सिबल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। यस, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अगर यहां पर आप देखें बच्चों, तो यहां पर ये यूग्लिना दिखाया गया है, तो यहां पर सेल वॉल नहीं है, इसकी लेयर, सेल वॉल की जगह क्या है, यहां पर पेलिकल है। पेलिकल किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है। इसी की वजह से ये जो है फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और इसमें मुख्यतः आपको दो फ्लैजला देखने को मिलेंगी, एक छोटी मिलेगी और दूसरी लॉन्ग मिलेगी। देखो ये वाली कैसी है, ये वाली कितनी लंबी फ्लैजला है, जबकि दूसरी वाली कैसी है, छोटी है। तो दो फ्लैजला आपको मिल रही है, क्योंकि ये कैसी है, दो फ्लैजला आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यूग्लिनाइड्स में दो फ्लैजला, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, भले ही ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो, मतलब प्लांट जैसा कैरेक्टर्स हो, लेकिन जब लाइट है तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगी। और अगर लाइट की एब्सेंट है तो ये क्या करती हैं, ये दूसरे जीव का शिकार कर लेती हैं, अपने से जो छोटे जीव हैं उनका शिकार कर लेती हैं, अर्थात ये प्रेडेटर्स बन जाती हैं। तो अगर सनलाइट की उपस्थिति है तो ये अपना भोजन बना लेंगे, लेकिन जब सनलाइट अनुपस्थित है तो ये हेटेरोट्रॉप्स हो जाती हैं, अर्थात ये प्रेडेटर्स हो जाएंगी और दूसरे जीव का ये शिकार कर लेंगी जो इनसे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। इसके अलावा जो पिगमेंट्स आपके यूग्लिनाइड्स में मिलता है वो ठीक ऐसा ही होता है जैसा हायर प्लांट्स में। और आपको पता है हायर प्लांट में जो पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो यूग्लिनाइड्स के बारे में हम लोग ने क्या क्या देखा, पहला पॉइंट ये देखा कि इसके ऑर्गेनिज्म आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड हमने देखा कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसकी जगह पेलिकल होती है, पेलिकल प्रोटीन की बनी होती है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड पॉइंट, इनमें दो फ्लैजला देखने को मिलेगी, एक छोटी और एक लंबी। चौथा पॉइंट, भले ही ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं लेकिन ये बिहेव तब करेंगे जब सनलाइट उपस्थित है। जब सन की लाइट अनुपस्थित है तो ये हेटेरोट्रॉप्स हो जाएंगे और अपने से छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को भी खा पी के बराबर कर देंगे, मतलब न्यूट्रिशन वहां से ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यूग्लिनाइड्स में आपको ऐसा पिगमेंट्स देखने को मिलता है ठीक वैसा ही जैसा आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, अर्थात क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यहां पर देखने को मिलेगा। और इसका जो एग्जांपल है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका यूग्लिना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोगों ने तीन चीजों का प्रॉपर कंपैरिजन किया। पहला हमने क्राइसोफाइट्स किया, डायनोफ्लैजेलेट्स किया और यूग्लिनाइड्स किया। ठीक है, तीनों में आपको क्लोरोफिल ए कॉमन मिल रहा है लेकिन यूग्लिनाइड्स में आपको क्लोरोफिल बी भी मिल रहा है। जहां क्राइसोफाइट्स आपका एक्सक्लूसिव वहां पर मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों था, वहीं आप जब डायनोफ्लैजेलेट्स में जाएंगे तो मैरीन है और जब यूग्लिनाइड्स में आएंगे तो यहां पर आपको जो इसके मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर मिल रहे हैं। तीसरा, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो डायनोफ्लैजेलेट में उसकी सेल वॉल में आपको सिलिका मिल रहा था,
लेकिन जब आप आएंगे क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल थी वहां पर आपको सिलिका मिल रहा था, लेकिन जब आप डायनोफ्लेजलेट्स में आएंगे तो वहां पर सेलुलोजिक प्लेट मिल रही थी आपको, और यहां पर सेल वॉल एब्सेंट है, वहां पर पेलिकल मिल रहा है जो प्रोटीन की बनी है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल हो जा रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट, पिगमेंट तीनों में क्लोरोफिल ये कॉमन है, लेकिन आपको यूग्लिनाइट्स में क्लोरोफिल भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। और एक चीज हमने क्या देखा था कि डायनोफ्लेजलेट्स में आपको कलर्स मिल रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल रहे थे, जिसमें गॉनी ऑलिक सबसे अच्छा एग्जांपल था। तो इस तरीके से ये तीन चीजें हम लोग ने खत्म करी जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे। अब हम बात करते हैं स्लाइम मोड्स की। स्लाइम मोड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो स्लाइम मोड्स को अगर आप देखो तो इसका एक मेंबर यहां पर दिखाया गया है स्लाइम मोड्स का, और इसमें डिफरेंट बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, और ये कुछ इस तरीके का बिहेव करते हैं जैसे फंगी होती है। तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है या कुछ मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं और उसको खा पी के बराबर करते हैं। तो चलिए स्लाइम मोड्स के बारे में क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी, जरा इसको देख लेते हैं। स्लाइम मोड्स के बारे में एनसीईआरटी कह रही है कि जो स्लाइम मोड्स होते हैं वो मुख्यतः कैसे हैं, सैप्रोफिटिक है, और जो सैप्रोफिटिक नेचर है वो किसका होता है, फंगी का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसकी जो बॉडी है जैसे डिकेइंग ट्विग है, लीव्स है, जैसे सपोज है ये मान लेते हैं हम, ये एक लीव्स है, ये एक लीव है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर जैसे सपोज है, अब ये हमारा, ये हम मान लेते हैं ये स्लाइम मोड्स है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि स्लाइम मोड्स यहां पर आएगा, और यहां पर आने के बाद इस तरीके से आया, और इसमें क्या करेगा, ये एंजाइम्स कुछ निकालेगा, एंजाइम निकालने पर यहां पर जो चीजें हैं वो टूट जाएंगी, और फिर ये इसको इस तरह से अंदर अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। इस तरीके से धीरे धीरे क्या करेगा, ये पूरी लीफ पर इस तरीके से फैलता जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो अभी आपको आगे ये देखो लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो क्या समझ में आया कि जो स्लाइम मोड्स होते हैं ये सैप्रोफिटिक होते हैं, यस, इनकी बॉडी मूव करती है, जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं बॉडी इनकी फैलती जाती है, और ये जो पूरा फैलता हुआ फॉर्म है इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये क्या करते हैं, ये इंगल्फ कर लेते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल को, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर से एंजाइम्स निकालते हैं और ये टूटते हैं और फिर इसको अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि जब कंडीशन सुटेबल है, मतलब जब तक ये लीव्स उपस्थित है, तो वो धीरे धीरे अपने बॉडी को बढ़ाते जाते हैं, एग्रीगेशन करते जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, कुछ सेवरल फीट तक। भाई बहुत सारी अगर पत्तियां हैं तो धीरे धीरे सबके ऊपर फैलता जाएगा, और इसको हम एक एग्रीगेशन फॉर्म में क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे प्लाज्मोडियम। क्लियर है। अब कह रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि पत्तियां लगातार ये खाता जाए और ये बनी रहे, भाई एक समय ऐसा आएगा कि पत्तियां खत्म हो जाएगी, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी। तो जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी तो ये क्या बनाएंगे, फिर यहां पर ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, और इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ये स्पोर्स लग जाएंगे। फिर क्या होंगे, ये स्पोर्स अलग होंगे, तो ये स्पोर गैमेट की तरह काम करेंगे, एक मेल गैमेट की तरह काम करेगा, फीमेल गैमेट की तरह काम करेगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट करने के बाद फिर 2n आपका स्लाइम मोड्स बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम किस पे डिफरेंशिएट कर जाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज पे डिफरेंशिएट कर जाएंगे, जैसे आप फंगी के केस पे देखते हैं। और यहां पर फिर क्या होंगे, स्पोर्स बनेंगे इनके टिप पे। ये स्पोर्स में अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो भले ही स्लाइम मोड्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन यहां पर आप देखें कि स्पोर में आपको ट्रू वॉल्स देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, स्पोर में क्या है, यहां पर ट्रू वॉल्स आपको देखने को मिलेगी, और ये ऐसे स्पोर होते हैं जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हैं और कई साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे जितनी भी एडवर्स कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिले। तो ये जो स्पोर्स हैं फिर एयर करंट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये स्प्रेड हो जाते हैं। तो ट्रू वॉल्स आपको कहां देखने को मिल रहा है, आपको स्लाइम मोड्स के स्पोर्स पर, इनके फ्रूटिंग बॉडी में जो स्पोर बनते हैं। और स्पोर मैंने क्या बताया, ये स्पोर फिर गैमेट की तरह काम करते हैं, एक मेल हो जाएगा एक फीमेल हो जाएगा, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएगा, और फिर एक प्रॉपर एक स्लाइम मोड्स बन जाएगा। तो हम लोग ने स्लाइम मोड्स के बारे में यहां पर क्या क्या पॉइंट्स क्लियर किया बच्चों।
यहां पर हमने क्लियर किया कि जो स्लाइम मोड्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, अर्थात डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपना ये ग्रो करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमने समझा कि जैसे जैसे फैलते जाते हैं लीव्स के ऊपर इनका फॉर्म बढ़ता चला जाता है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल हुई अर्थात फूड खत्म हुआ तो ये चेंज हो जाते हैं, किसमें, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर लग जाते हैं और ये स्पोर्स में ट्रू वाला आपको देखने को मिलेगी और ये स्पोर गैमेट की तरह काम करते हैं, मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा और उससे एक नया स्लाइम मोड्स बन जाएगा। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हैं, जो कई सालों तक जीवित रह सकते हैं चाहे जितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, और ये स्पोर एक जगह से दूसरी जगह एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा यहाँ पर स्लाइम मोड्स के बारे में। और देखो यहाँ पर स्लाइम मोड्स का एक प्रॉपर फिगर दिखाया गया, देखो इसमें मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आपको मिल रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे प्रोटिस्टा है वो है हमारा प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, मैंने आपको बताया प्रोटोजोअन्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं वो एनिमल्स वाले मिल रहे हैं। जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं सब के सब कैसे होते हैं बच्चों, सब के सब हेटेरोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपना भोजन नहीं बना सकते और ये कहीं पर प्रेडेटर्स या पैरासाइट्स के फॉर्म पे देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आप देखिए, मलेरिया जिसकी वजह से होता है। इसके अलावा ये बिलीव किया जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं किसके, एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स की शुरुआत आपको यहीं से देखने को मिल रही है। और जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं इनको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, पहला है अमीबाइड प्रोटोजोवन, अर्थात इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कोई प्रॉपर नहीं होता। जैसे ये आप अमीबा को देखते हैं, ये कहां मिलेंगे आपको, ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सी वाटर में मिलेंगे और ऐसी सॉइल में मिलेंगे जिसमें मॉइस्चर हो। ये मूव करते हैं किसके द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं किसको, अपने भोजन को। कैसे, क्या कह रही है एनसीईआरटी, पुटिंग आउट, कैसे स्यूडोपोडियन का बाहर आता है जिसको हम फॉल्स फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स फीड बोलते हैं। जैसे सपोज दैट ये अमीबा है तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा तो ये बन जाएगा स्यूडोपोडिया। अब यहां पर कोई भोजन है तो धीरे धीरे उसको अपने अंदर ये इनटेक कर लेंगे, इसको हम बोलते हैं फॉल्स फीड। तो फॉल्स फीड क्या है, स्यूडोपोडिया, जो आपको अमीबा में देखने को मिलता है। जैसे कहां पर, अमीबा में। जो मैरीन फॉर्म्स होते हैं प्रोटोजोअन्स के, उनमें आपको सिलिका सेल्स देखने को मिलेगी उनके सरफेस पे। तो देखो इंपॉर्टेंट है, एक तो सिलिका कहां आपको मिल रही थी, डाइएटम्स में, और दूसरा ये ऐसे प्रोटोजोअन्स है, कौन से, अमीबाइड, जिसमें आपको सिलिका सेल्स देखने को मिल रही है, अर्थात प्रोटोजोआ में देखने को मिल रही है, सॉरी अमीबाइड में नहीं। कुछ ऐसे मेंबर हैं जैसे एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका के बारे में जानते हैं। तो एंट अमीबा क्या है, ये पैरासाइट्स है। तो पहला जो हम लोगों ने प्रोटोजोअन्स देखा वो कैसे थे, अमीबाइड थे। सेकंड हम उन प्रोटोजोअन्स की बात करेंगे जिस पर आपको फ्लैजला देखने को मिले, अर्थात फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन्स होंगे। और इनके जो मेंबर हैं इस ग्रुप के, या तो ये फ्री लिविंग होंगे, स्वतंत्र रूप से जी रहे होंगे, या किसी पर आश्रित होंगे, अर्थात पैरासिटिक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब चूंकि फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ है तो सभी में आपको फ्लैजला देखने को मिलेगी, और जिसका जो पैरासिटिक फॉर्म है उसकी वजह से कई डिसीज होती हैं। एक डिसीज है जो कि बहुत कॉमन है, इसको बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। ये होता है ट्रिपैनोसोमा गैबियंस की वजह से। इसे ट्रिपैनोसोमा यहां पर दिया गया है, जीनस का नाम। फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इसको होता है ट्रिपैनोसोमा गैबियंस, जो आप बीएससी लेवल पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, ये फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइट होंगे, फ्लैजला आपको देखने को मिलेगी। इनके जो पैरासिटिक फॉर्म है उसकी वजह से कई डिसीजेस होती हैं ह्यूमन में, जैसे आपका स्लीपिंग सिकनेस, जिसको बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट आता है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोअन। ऐसे प्रोटोजोअन जहां पर आपको सीलिया देखने को मिले, क्या देखने को मिले, सीलिया देखने को मिले। और ये मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों, मोस्टली ये एक्वेटिक है, वाटर में पाए जाते हैं और एक्टिवली मूव करते हैं। देखो दो तरीके की मूविंग होती है, एक होती एक्टिव और एक होती पैसिव। पैसिव का मतलब क्या है, आप पानी के साथ जिस तरह बहाव उस तरह बहते चले जाइए, कोई आपका एफर्ट्स नहीं होगा क्योंकि उसके लिए कोई ऑर्गन नहीं है।
लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहां पर चूंकि सीलिया है तो सीलिया की वजह से जो इनकी मूविंग है वो एक्टिवली मूविंग होती है, क्योंकि क्या प्रेजेंस है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे आप देखिए पैरामीशर के केस में आप बहुत सारे आपको यहां पर सीलिया इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर एक बुलेट मिलेगी जिसको हम माउथ बोलते हैं, यस, जो सेल सरफेस की बाहर की तरफ खुलता है और अंदर इसी से फूड मटेरियल अंदर आता है। इनका जो सीलिया का मूवमेंट है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है रो का, सीलिया का, जिसकी वजह से वाटर लैडेन बनती है और फूड फाइनली इनके गुलेट में पहुंचता है और गुलेट से इनके बॉडी के अंदर हो जाता है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, पैरामीशियम। जैसे अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जरा मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें पैरामीशियम को, तो देखो ये पैरामीशियम में ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये छोटे छोटे सीलिया हैं। अब जब ये पानी में मूव करती है तो कोऑर्डिनेटेड का मतलब जैसे सारे सीलिया का मूवमेंट अगर इधर का होगा तो जो वाटर लैडेन होगा वो वाटर लैडेन कैसे होगा, इस तरफ जाएगा, और अगर सबका मूवमेंट इस तरीके का हो तो इधर वाटर तरफ मूव करेगा, तो जो भी फूड मटेरियल है वो यहाँ पर माउथ में जाएगा, जहां गुलेट होगा और यहाँ से फूड मटेरियल अंदर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, मतलब सभी एक दिशा में मूवमेंट्स करना हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, मतलब एक साथ जिस तरीके से मूवमेंट चाहिए उस तरीके का अगर मूवमेंट्स आ जाए तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। क्लियर है बच्चों प्रोटोजोअन्स के बारे में। और जो चौथा प्रोटोजोअन्स है वो होते हैं स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स का मतलब होता है ये एक ऐसे प्रोटोजोआ हैं जिनकी लाइफ साइकिल में आपको स्पोर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, स्पोर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें, इसमें आपको बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपको एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज उनकी लाइफ साइकिल में होती है, और ये मोस्ट नोटोरियस होते हैं। जैसे आप देखिए प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, जो जिसकी वजह से मलेरिया होता है, एक ऐसी डिसीज जो कि हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट रखती है ह्यूमन पॉपुलेशन में, आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहां पर जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसके एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें प्रोटिस्टा से रिलेटेड, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं हमारे एनसीईआरटी से उनको हम लेते हैं और एक एक एमसीक्यूज को प्रॉपर क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। और अभी तक अगर आपने लेक्चर्स को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।